नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव मिश्रा। सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है और लोग तरह-तरह से अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। आम धारणा है कि सरकार ने यह कदम काफ़ी देर से उठाया है और देर से तात्पर्य ये है कि जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये काफ़ी दिनों से काम कर रहा है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई इंडिपेंडेंट संगठन नहीं है। ये वही संगठन है जो सिमी का था और सिमी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पूरा का पूरा उनका स्ट्रक्चर, लीडरशिप, स्लीपर सेल्स सभी एज़ इट इज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए काम करने लग गए और इसलिए ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो सिमी का काम था, वह आगे बढ़ता रहा बल्कि पीएफआई ने सिमी से भी थोड़ा आगे जाकर अ, उस काम को आगे बढ़ाया और आज पीएफआई के अरब देशों में कई कार्यालय हैं। तुर्की में कार्यालय हैं और ये सारे कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मामलों को उठाने का काम करते हैं। अब सिर्फ प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का असर होगा? ये प्रतिबंध प्रभावी होगा और पीएफआई को नियंत्रित करने में एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा? इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सिमी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप, उनके पूरे-पूरे कैडर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में आ गए और उसके लिए कार्य करने लगे। इसलिए जो उनका उद्देश्य था, जो बृहद उद्देश्य था, वह चलता रहा और अब जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लग गया है, प्रतिबंध लग गया है, तो क्या उनकी जो गतिविधियाँ हैं, वो रुकेंगी या उनकी गतिविधियाँ फिर उसी तरह से शुरू हो जाएँगी, जैसे सिमी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रूप में हो गई? जब भी कभी इस तरह के संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इस बात की बहुत बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए कि उस प्रतिबंध को अक्षरशः कैसे पालन कराया जाए और कैसे उस संगठन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए। अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो फुलवारी शरीफ में दस्तावेज पकड़े गए थे, जिसमें ये था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है, उसकी पुष्टि हो गई और उससे भी बहुत खतरनाक चीज़ें सामने आईं। उन खतरनाक चीज़ों में ये था कि हिंदू समाज को पुनर्विभाजित करना, उनके जातिवाद की और संप्रदायवाद की, ऊँच-नीच की खाई को और चौड़ा करना और ख़ास तौर से दलितों और पिछड़े वर्ग को समाज के जो सवर्ण जातियाँ हैं, उच्च वर्ग है, उनसे अलग करना और उन दलित और पिछड़ी जातियों को मुस्लिम संगठन के साथ में मिलाना और उनको अपने उद्देश्य की पूर्ति में शामिल करना और इसके बाद उनको उन दलित और पिछड़ी जातियों को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना। ऐसा हुआ है, पाकिस्तान बनने के समय भी हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश के सीमांचल के जिले, वहाँ सब जगह पीएफआई की गतिविधियाँ बढ़ी और उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने के लिए हथियारों का प्रशिक्षण, बम बनाने का प्रशिक्षण, कैसे अ, धर्मांतरण कराया जाए, कैसे लव जिहाद को बहुत तेज़ी से अ, अंजाम दिया जाए, इन सब पर ट्रेनिंग कैंप चलाए और अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। और हाल के दिनों में देखा गया है कि लव जिहाद की घटनाएँ बढ़ी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार काफ़ी सख्त थी लव जिहाद पर। भाजपा सरकारें जहाँ-जहाँ जिस राज्य में हैं, वहाँ पर भी इसमें सख्ती थी, लेकिन इसके बाद भी लव जिहाद की घटनाओं में कमी देखी गई हो, ऐसा नहीं लगता। लव जिहाद की अलावा भी जो घटनाएँ होने लगी, उसमें अपहरण, बलात्कार और बहुत सारी ऐसी अराजक गतिविधियाँ भी बढ़ने लगी और ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे जो पीएफआई की ट्रेनिंग, पीएफआई की जो मानसिकता है, जो लोगों को सिखाने, समझाने की, उनका ब्रेन वॉश करने की जो युक्तियाँ अपनाई गई हैं, ये सब उनका परिणाम है। जब कभी इस तरह के संगठन काम करते हैं और सरकार उनकी गतिविधियों की निगरानी करती है, तो जितने भी गैर कानूनी संगठन होते हैं, गैर कानूनी ढंग से काम करने वाले लोग होते हैं, वो इन सब सरकार की गतिविधियों से, छापों से काफ़ी हद तक चिंतित रहते हैं और हमेशा एक अपडेटेड रहते हैं कि उनके विरुद्ध क्या किया जा रहा है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी हमेशा सतर्क रहता होगा कि अब उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी, अब खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और जब संगठन किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहा हो, तो ऐसे में उसने अपना बैकअप प्लान ज़रूर बना के रखा होगा, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। ताकि अगर एक संगठन प्रतिबंधित किया जाए, तो कैसे वो अपने उत्तरदायित्व को दूसरे संगठन को समर्पित कर दें और जहाँ पर उसका कार्य चलता रहे अबाध रूप से। निश्चित रूप से पीएफआई ने भी ऐसा किया होगा। यद्यपि पीएफआई के साथ 8 और उसके जो फ्रंटल संगठन हैं, उन पर भी रोक लगाई गई है। इन संगठनों को भी अगर देखें, तो कुछ तो संगठन ऐसे हैं जिनको सुनने से, देखने से पता चलता है कि मुस्लिम संगठन हैं, उनके लिए काम करते होंगे। लेकिन कई संगठन ऐसे हैं जिससे पता भी नहीं चल सकता कि मुस्लिम संगठन है। ये चालाकी ये भरा काम है। अब सरकार की चुनौती बढ़ जाती है, दायित्व बढ़ जाता है कि वो ऐसी गतिविधियों पर सख्त निगाह रखे और इस तरह के जितने भी संगठन हैं, उन पर कड़ी निगरानी करे, तो इसे रोका जा सकता है। एक और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए कि उस संगठन के जो वित्तीय स्रोत हैं, उनको सुखा दिया जाए, उनको रोक दिया जाए और किसी भी तरीके से उनको फंडिंग ना हो, खास तौर से विदेशी फंडिंग उनको ना मिले और ऐसे में संगठन बेकार हो जाते हैं। अब सरकार इसमें कितनी सफल होगी, ये भी एक डाउटफुल प्रश्न है। इसमें थोड़ा-सा आपको अगर हम इस जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में आपको बताएँ कि जो विदेशों से मुद्रा आती है, उसमें रिज़र्व बैंक ने बहुत सारी चेक एंड बैलेंसेस बना रखे हैं कि जो रेमिटेंस आएगी उसका उद्देश्य बताना पड़ेगा कि किस उद्देश्य के लिए रेमिटेंस भेजी जा रही है, पैसा किस उद्देश्य के लिए भेजा जा रहा है। जो चंदा दिया जाएगा, उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया है कि ऐसे संस्थान होंगे, जो चंदा जिनको मिल रहा होगा, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन इसकी काट पीएफआई ने निकाली है और जो अरब देशों से पैसा देने वाले लोग, उन्होंने इसकी काट निकाल रखी है इस तरह के कानूनों की। तो भारत में जो पैसा भेजा जाता है, वह पैसा जो एक बड़ी राशि इकट्ठा की गई अरब देश में, किसी देश में, फिर उसको छोटे-छोटे पार्ट में बाँट दिया गया और उसे सैकड़ों लोगों के खातों में भेज दिया गया। भारत में जो सैकड़ों लोगों जिनके खाते में पैसा आता है, वो अपने पैसे से नकद निकाल लेते हैं खाते से और फिर वो मस्जिद को, पीएफआई को, जहाँ कहीं उनको देना होता है, पहुँचा देते हैं। तो इस तरह की घटना हो गई वन टू मैनी। इसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कम्बैटिंग टू टेररिज्म फाइनेंस की भाषा में कहा जाता है वन टू मैनी। यानी पैसा एक आदमी का है, उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा गया है और कई लोगों को भेज दिया गया है। फिर वो सारे लोग अपने-अपने खातों से पैसा निकाल कर उस संगठन को दे देते हैं, जहाँ उसको वाक़ई में जाना होता है और फिर ये मैनी टू वन हो गया। यानी वन टू मैनी हुआ, फिर उसका रिवर्सल मैनी टू वन हुआ अपने देश में आकर। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब विदेश से कोई बड़ी राशि आती है, तो उसके लिए बैंकिंग सिस्टम से एक अलर्ट जनरेट होता है और वो अलर्ट एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट होता है। आरबीआई ने, सरकार ने एक मैंडेटरी कर रखा है हर बैंक के लिए कि वो एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का सॉफ्टवेयर अपने सीबीएस सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, जिसमें इस तरह से जितने भी संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन होंगे, जो बड़े ट्रांज़ैक्शन होंगे विदेशी मुद्रा के या देश में होने वाले ट्रांज़ैक्शन, उनका अलर्ट जारी होगा। और ये अलर्ट बैंकिंग सिस्टम में जिस समय जारी होता है, तो बैंक के अधिकारी ही इसे देखते हैं और उस अलर्ट को बिना किसी परिवर्तन के एफआईयू यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया जाता है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू उस पर काम करती है, विश्लेषण करती है और उस संदिग्ध ट्रांजैक्शन के बारे में बैंक से पुनः क्वेरी करती है और उसके बारे में स्वतंत्र रूप से इंक्वायरी भी करती है, पुलिस इंक्वायरी भी होती है, खुफिया इंक्वायरी भी होती है और अगर उसमें देश विरोधी कोई बात पाई जाती है तो फिर छापेमारी और सारी कार्रवाई शुरू होती है। ये है एफआईयू का अ, कार्य। दुर्भाग्य से अन्य सरकारी कार्यालयों की तरह एफआईयू भी अ, बहुत उत्कृष्ट कार्य नहीं कर रहा है। विदेशी मुद्रा के मामलों में एज़ ए बैंकर मेरा अनुभव है कई-कई साल के अलर्ट एफआईयू के पास पेंडिंग रहते हैं। स्वाभाविक है ऐसे में अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण अलर्ट जनरेट हुए होंगे, चाहे वो आतंकवादी संगठन के हों या किसी के हों, तो एफआईयू उसमें कुछ नहीं कर पाएगी। और कई बार साल-साल भर, 2-2 साल बाद उस बैंक से क्वेरी की जाती है किसी पुराने ट्रांज़ैक्शन के लिए। इतना लंबा समय जब विश्लेषण में लगेगा, तो सरकार चाहे जिस संगठन को प्रतिबंधित करे, बहुत प्रभावी नहीं होगा।
क्योंकि जो ट्रांज़ैक्शन आज हो रहे हैं, 2 साल बाद, 1 साल बाद, इवन 6 महीने बाद उसके जो फुटप्रिंट हैं वो मिट जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। और इसमें तो उन्होंने इतना नायाब तरीका कर रखा है, वन टू मैनी में छोटे-छोटे राशियों में बाँट दिया, तो उसका अलर्ट ही जनरेट अलर्ट जनरेट नहीं होगा, तो एफआईयू के पास पहुँचेगा नहीं। फिर जिन तमाम खातों में भारत में पैसा आया है, वो छोटी-छोटी राशियों में पैसा निकाल लेंगे। अगर उन्हें अपने नज़दीकी मस्जिद में देना है या किसी व्यक्ति विशेष को देना है, पीएफआई के ऑफ़िस में जाकर जमा करना है, तो वहाँ पहुँचा देंगे। और इसमें भी कोई अलर्ट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो घरेलू ट्रांज़ैक्शन है, उनमें भी छोटे-छोटे अमाउंट के लिए अलर्ट जारी तब तक नहीं होते जब तक कि कोई ट्रांज़ैक्शन बहुत संदेहास्पद ना हो। और चूँकि ये राशियाँ व्यक्तिगत खातों में आ रही हैं, इसलिए जो सरकार द्वारा निगरानी वाले खाते हैं, जो मॉनिटर्ड अकाउंट हैं, उनमें नहीं आ रहा है, तो ये सरकार को पता नहीं चल पाया। तो सरकार को इसमें कुछ करना पड़ेगा। दूसरा और है कि कभी अगर इस तरह की राशियाँ आती हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके से मॉडल बनाए जा सकते हैं कि कौन से लोग हैं जिनमें हमेशा पैसा आता है और वो हमेशा कैश विथड्रॉ करते हैं, और उस पैसे का स्रोत क्या है, कौन लोग हैं जो उनको पैसा भेज रहे हैं, बिना ये जाने हुए कि उसका अमाउंट कितना है। ये एक बड़ा काम होगा, लेकिन जब एक बड़ा उद्देश्य हमारे सामने है, एक बड़ा खतरा हमारे सामने है, तो इस तरह के काम करने होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हों, उसमें खुफिया एजेंसियाँ भी सतत रूप से सतर्क रहें और जानकारी इकट्ठा करें, सरकार को पहुँचाएँ और उस पर कार्रवाई करें। हमने देखा है कि भारत में जितने मुस्लिम संगठन हैं, मीन्स हैरान करने वाली बात है, इतने विश्व में किसी भी देश में नहीं। आप देश की बात तो छोड़ दीजिए, 57 इस्लामिक देशों में मुस्लिम संगठनों का टोटल कर दीजिए, तो भी भारत में संगठन ज़्यादा हैं। और अ, हैरान करने वाला आंकड़ा ये है कि भारत में जितने संगठन हैं, वो भारत के अलावा शेष विश्व में कहीं नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इतने सारे संगठनों की भारत में आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये सारे संगठन आपस में जुड़े हैं और एक-दूसरे के लिए कार्य करते हैं। एक जो बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे जो उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति करते हैं और उन सबको सहायता करते हैं। आप टीवी डिबेट अगर देखें, मुस्लिम फाउंडेशन, सिया फाउंडेशन, अ, तमाम तरह के फाउंडेशन डिफरेंट डिफरेंट नाम से आते हैं, और वो ऐसे मामलों में वकालत करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, जो मुस्लिमों के विपक्ष में उठाया जाता है। यह भी एक तरीके से जिहाद है। जिहाद के तमाम तरीके होते हैं, जिहाद सिर्फ तलवार से लड़ाई लड़ने का साधन नहीं है, कलम जिहाद भी है, जिह्वा जिहाद भी है। कलम जिहाद है मतलब लिखा-पढ़ी नहीं लोग करें। आप देखें सोशल मीडिया पर हिंदू नामों से कितने ही मुस्लिम लोग सक्रिय होते हैं। वो हिंदू संस्कृत के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति बहुत सारी अजीब-अजीब चीज़ें लिखेंगे। उससे एक संदेश ये जाता है कि कोई हिंदू अपने धर्म की बुराई कर रहा है, और इस तरह से वो खाई पैदा करते हैं। लोगों में वितृष्णा पैदा होती है। कोई दलित बनकर फॉरवर्ड कास्ट के लिए कि ब्राह्मण भारत छोड़ो और सवर्ण जातियाँ अत्याचार कर रही हैं। इस तरह के अभियान चलते रहते हैं। ये भी जिहाद का रूप है। दूसरा जिहाद होता है, हमने देखा तबलीगी जमात टाइप के लोग होते हैं, जगह-जगह जाकर बैठक करते हैं और वहाँ पर अजीब-अजीब से संदेश देते हैं, लोगों को उकसाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये भी हुआ, ये जिहा जिहाद है। तो ये सब जिहाद के स्वरूप हैं, और इन सब का उद्देश्य भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, जो कि पीएफआई के दस्तावेज़ से मालूम होता है, और उन्होंने तो एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि 2047 तक से इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो जब तक हम इनके वित्तीय स्रोत नहीं सुखाते, जब तक इन पर सतत निगरानी नहीं करते, और जब तक खुफिया सूत्रों से इनकी जानकारी इकट्ठा नहीं करते। दूसरा एक और सबसे बड़ा अ, है प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए, भारत में मदरसों का उपयोग चेंज होता जा रहा है। अगर आज मदरसों पर कोई उँगली उठाई जाती है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, असम सरकार ने सर्वे कराया है, बहुत हो हल्ला मचा उस हो सकता है सर्वे का उद्देश्य अच्छा हो, सिर्फ़ उनकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो सकता है उनको अनुदान की मात्रा बढ़ाना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन हो हल्ला मचाएँगे।
लेकिन पीएफआई ने इन मदरसों का जमकर दुरुपयोग किया और वहाँ पर दूसरे राज्यों से ऐसे लोग आए जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ करते रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी मदरसा में इस तरह के मौलाना और मौलवी होंगे, शिक्षा देने वाले, तो मदरसे तो आतंकी फैक्ट्री बनेंगे ही। लेकिन अगर ये बात आप सार्वजनिक रूप से कहेंगे तो तमाम मुस्लिम हमलावर हो जाएँगे और कहेंगे कि मेरे धर्म पर हमला है और हमें संविधान से ये शक्ति प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी शिक्षा अपने अनुरूप चला सकते हैं। बहुत से देश हैं जिन्होंने मदरसों पर प्रतिबंध लगा रखा है। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने कुरान पढ़ने पर मदरसों में, विद्यालयों में प्रतिबंध लगा रखा है। भारत को कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि सारे मदरसों का रूप भले ही न बदला जाए, लेकिन उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, सरकार का नियंत्रण हो जाए। सरकार अगर 4 लाख मंदिरों का नियंत्रण कर सकती है, तो 3-4 लाख मदरसों का नियंत्रण क्यों नहीं कर सकती? और इन मदरसों में वही सिलेबस, वही पाठ्यक्रम चलाया जाए, जो सीबीएसई और आईसीएसई में चलता है, दूसरे विद्यालयों में लोग पढ़ते हैं। तो एक आंदोलन है भारत के विरुद्ध, शायद उसमें कुछ कमी आएगी। अन्यथा पीएफआई पर आप बैन कर दीजिए, पीएफआई के बाद कोई और संगठन आ जाएगा, उसको बैन कर दीजिए, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। जो गजवाए हिंद 720 में शुरू हुआ था, जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत में आक्रमण किया, अफ़गानिस्तान को लूटता हुआ सिंध और इस तरीके से धीरे-धीरे भारत में आते चले गए, ये नहीं रुकने वाला है। आज हठधर्मिता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कुछ मुस्लिम संगठनों की, मुस्लिमों की, वो कहते हैं कि हाँ, अगर पीएफआई या ऐसे संगठन इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सकते हैं, तो हम इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात क्यों नहीं कर सकते? और उस समय वो ये भूल जाते हैं कि अगर संवैधानिक रूप से भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए या ना किया जाए, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। आप विदेशों में कहीं भी बात करें तो भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में ही माना जाता है और आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बन गया, तो दूसरा बचा हुआ देश हिंदू राष्ट्र ही है। ये अलग है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है और वैसे भी सनातन संस्कृत से बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। और आज भारत में जो धर्मनिरपेक्षता ज़िंदा है, जो लोकतंत्र ज़िंदा है, वो संविधान के कारण, वो हिंदुओं, सनातन संस्कृति के कारण ही ज़िंदा है। तो इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो पीएफआई जैसे संगठन हैं, सरकार को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी और सबसे सबसे बड़े जो काम है, वो है उनका वित्त पोषण रोकना होगा और इसके लिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। बैंकों में ये सुनिश्चित करना होगा कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल और सीएफटी के जो सॉफ्टवेयर हैं, वो पूरी तरीके से लागू हों, काम करें, उनके अलर्ट जनरेट हों और जो एफआईयू है, भारत सरकार की संस्था, वह भी पूरी शिद्दत से काम करे और उसमें जल्दी-जल्दी काम करे। ऐसा ना हो कि साल-साल, 2-2 साल तक अलर्ट पेंडिंग रहें और तब तक घटनाएँ हो जाएँगी। तो तभी ये प्रतिबंध सफल बनाया जा सकता है। अगर ये रूटीन जैसा एफआईयू करता रहा है, जैसी खुफिया एजेंसियाँ करती रही हैं, जैसा सरकारें करती रही हैं, अगर उसी तरीके से पीएफआई बैन को लिया गया, तो इसका राजनीतिक फ़ायदा तो भाजपा को ज़रूर मिलेगा, लेकिन देश को इसका फ़ायदा शायद नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि इस्लामिक राष्ट्र जो 2047 में बनता था, वो हो सकता है 2067 में बने, लेकिन कार्य चलता रहेगा। अगर इस प्रक्रिया को हमें रोकना है, तो थोड़े-से कड़े कदम उठाने ही होंगे। नमस्कार, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।